दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रेप्स ऑफ जीएस में। जैसा कि आज सीबीएसई का क्लास 10th का सोशल साइंस का पेपर हुआ है, आज मैं उसी के सेट 1 को लेकर के उपस्थित हूं, जिसका हम लोग आंसर देखेंगे कि क्या है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे और देखने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर जो है इटली हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि ग्यूसेप्पे गिब्राल्डी का कहाँ से कनेक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा इटली हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन एसर्शन और रीजन वाला है। तो इसमें दोस्तों दोनों जो जो ऑप्शन है वो दोनों ही सही है और एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को कह रहा है कि आप इसको अरेंज करिए कि कैसे कैसे घटनाएं हुई हैं। तो आपको बता दूं कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है वो 1832 में हुआ है, जबकि नेपोलियन जो वाटरलू में के लड़ाई में जो हारा था वो 1814 में हुआ था। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो है वो जनवरी 1871 में हुआ था, जबकि ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली भी क्या है 1871 में हुआ था। तो इसको आप अरेंज करिएगा तो सबसे पहले 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर 3 आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। अब कह रहा लीडर और कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो सरदार पटेल तो बारदौली से कनेक्टेड है, भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से, सी आर दास स्वराज पार्टी से, जवाहरलाल नेहरू औध किसान सभा से। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि करेक्टली मैच करना है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। निकल कुछ लोगों को लग रहा होगा कि नन फेरस है, जबकि ये फेरस मिनरल है। हालांकि इसमें आयरन नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी इसको फेरस के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रबी क्रॉप कब होता है, विंटर में होता है। ये सही बात है दोस्तों। दूसरा कह रहा है इसको बोया जाता है अक्टूबर और दिसंबर के महीने में और काटा जाता है अप्रैल और जून के महीने में। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो होते हैं मेज, कॉटन और जूट होता है। तो आपको बता दूं जूट जो है ये खरीफ क्रॉप है। कौन सा क्रॉप है, ये खरीफ क्रॉप है दोस्तों। इसलिए ये थर्ड नहीं होगा। तो थर्ड नहीं हुआ तो 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 कौन सा ऑप्शन में है, सी में है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में सॉइल को पहचानने के लिए कह रहा है। तो इसमें दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये लीचिंग वाला जो प्रोसेस दे रहा है, ये लीचिंग किस में होता है, तो लेटेराइट में होता है। तो यहीं से ये डेवलप हो गया। अब बाकी आप हाई टेम्परेचर और ह्यूमस भी इसमें लो होता है, जैसा कि आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि आपको रिफर टू बिलीफ इन एन एडवोकेसी ऑफ द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी टू वुमेन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फेमिनिस्ट आदमी है। पैट्रियार्की हो नहीं सकता, ये मेल से रिलेटेड है। मैट्रियार्की ये मदर साइड से है। सोशलिस्ट हो नहीं सकता। तो ऑप्शन एक बचता है डी, डी ही राइट आंसर है। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ये सही बात है बिल्कुल। दूसरा कह रहा है कि ऑल कम्युनिस्ट हैव फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस एनी रिलीजन इन इंडिया। ये भी सही बात है। ये किसको दर्शाता है, सेकुलर को। रिपब्लिक हो नहीं सकता, क्योंकि रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र, वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज रिलेक्टेड वन। और ये सोवरेन भी हो नहीं सकता, क्योंकि सोवरेन का कुछ और ही मतलब होता है। इसका सही जवाब होगा सेकुलर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें देखते हैं यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या करता है, सेंटर क्या करता है, लॉ बना सकता है। स्टेट लिस्ट में स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं। जबकि रेसिड्यूअरी में क्या करते हैं, इसमें केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है बनाने के लिए कोई भी। तो इसका 10th का जो है वो आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 10th का आंसर हो जाएगा डी दोस्तों। 10th का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। अब आते हैं 11 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बेल्जियम टू फॉर्म द सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंश्योरिंग लिंग्विस्टिक एकोमोडेशन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ 2 पार्टी सिस्टम। तो आपको पता है चाइना में 1 पार्टी सिस्टम चलता है। इंडिया में मल्टीपल पार्टी सिस्टम, वैसे ही पाकिस्तान में है। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब जो होगा वो यूनाइटेड किंगडम होगा। यहाँ लेबर पार्टी
और एक और पार्टी है, 2 पार्टी का यहाँ सिस्टम है। 13 नंबर क्वेश्चन, वाट रोल डू चेक्स एंड बैलेंस प्ले इन द डेमोक्रेटिक कंट्री। तो आपको पता है कि ये ऑथोरिटेराइजेशन जो होता है, इसी को क्या करना होता है, इसी को रोकने के लिए कि ताकि एक ही आदमी के पास पावर ना जाए, इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर में काम आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें एवरेज पूछ लिया था कि एवरेज इनकम कितना है। तो आपको पता है, इसको सबको ऐड करेंगे आप, इसको ऐड करना, इसको ऐड करना, इसको ऐड करना, इसको ऐड करना, और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 32,500 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडाइसेस इज गिवन प्रायोरिटी बाय द वर्ल्ड बैंक विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट। आपको पता है पर कैपिटा इनकम, फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात नहीं है, बॉडी मास इंडेक्स का यहाँ कोई बात नहीं है, पर कैपिटा इनकम इसका सही जवाब हो जाएगा। उसी तरीके से 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस एंड ट्रेड सेट बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज। तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे लिबरलाइजेशन बोलते हैं। इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, सही उत्तर हो जाएगा सी। 17 क्वेश्चन का कह रहा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का कौन सा एक्टिविटी है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। टीचर जो क्लास में पढ़ाता है गवर्नमेंट स्कूल में, वो क्या करता है, रेगुलर सैलरी लेता है, उसका टाइमिंग फिक्स होता है, वर्क कल्चर अच्छा होता है, इसलिए इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में रखा जाता है दोस्तों। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेवलपमेंटल गोल ऑफ द प्रोस्पेरस फार्मर्स। तो आपको बता दूं कि इसमें हाई सपोर्ट प्राइजेस और एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे, वाई डू लेंडर्स ऑफन रिक्वायर कोलेट्रल बिफोर लेंडिंग लोन। कुछ बच्चों को दिक्कत होता होगा कि कोलेट्रल क्या होता है। कोलेट्रल का मतलब होता है कि आप उसके बदले में क्या देते हैं। जैसे आप लोन तो लेते हैं, लेकिन आप उसके बदले में क्या देते हैं, क्या रखते हैं, और उसका क्यों, क्या फ़ायदा है। तो उसका फ़ायदा है कि यदि आप लोन नहीं भर पाते हैं, अगर आप डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं, तो उसका यूज़ कर लेता है, इसीलिए मिटिगेट द रिस्क ऑफ लोन डिफ़ॉल्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है कि ये जो नोट दिया हुआ है, ये जो पिक्चर दिया हुआ है, तो पिक्चर को लेकर के समझना है कि इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब एक साइड में डिपोजिटर है, एक साइड में जो है बोरोवर है। तो आपको बता दूं, बोरोवर पे जो लोन जो इंटरेस्ट लगता है वो ज़्यादा बैंक लगाती है, डिपोजिटर पे कम देती है इंटरेस्ट। ठीक है ना। तो कह रहा है कि इसका मतलब इनकम कैसे जनरेट करती है। तो डिफरेंस जो होता है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट में, व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोवर एंड व्हाट इज पेड टू द डिपोजिटर, यही क्या होता है, इनकम होता है बैंक का। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, 20 MCQ देखे हैं। ये विजुअली इम्पेयर्ड वाला भी आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन इन इंडिया। तो आपको बता दें ये RBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोई लेना देना नहीं है, नेशनल फाइनेंस कमीशन भी नहीं होगा, NDC भी नहीं होगा। सही जवाब इसका हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आइए दोस्तों, अब आपको शॉर्ट जो क्वेश्चन है और उसके बाद में वेरी शॉर्ट और लॉन्ग जो आंसर है, ये अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। अभी मैं आपको डिस्कस करता हूँ आपको मैप वाला क्वेश्चंस। मैप वाले क्वेश्चन मेरे ख्याल से बच्चे सही कर ले गए होंगे, इसलिए मैप वाला में कह रहा है कि 2 प्लेसेस दिया गया है। ठीक है, 2 प्लेसेस दिया हुआ है A एंड B, और आपको दर्शाना है हिंट के माध्यम से। तो कह रहा है कि वो कौन सा जगह है जहाँ पे सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था गांधी जी ने। तो आपको पता है दांडी मार्च का यात्रा किया था गांधी जी ने, इसका मतलब ये साबरमती आश्रम से दांडी का यात्रा किए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दांडी। और ये कह रहा है कि 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ था। तो ये मद्रास में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था। ये वही जगह है जिसको आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ये चेन्नई के नाम से जाना जाता है। मैं आपको मैप में बता देता हूँ कि जगह कहाँ पे है। ये देखो, आपको आपके लिए मैं मैप भी लगा दिया हूँ। एक जगह है जो डांडी यहाँ पे है। ठीक है, ये वही डांडी है, ये वही डांडी है जहाँ 78 लोगों के साथ गांधी जी क्या किए थे, साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को क्या किए थे, यात्रा शुरुआत किए थे। एंड 6 अप्रैल
6 अप्रैल 1930 को क्या किए थे, वो जा कर के दांडी में सॉल्ट के लॉ को क्या किए थे, ब्रेक किए थे, जिसको हम दांडी मार्च से भी जानते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं जो चेन्नई वाला है। 1927 का जो सेशन है वो मद्रास में हुआ था। ये मद्रास दोस्तों यहीं पड़ता है। यही मद्रास का सेशन था जिसमें ए एम अंसारी प्रेसिडेंट थे यहाँ पे। ए एम अंसारी यहाँ प्रेसिडेंट हुआ करते थे और इसमें 2 गोल रखा गया था। पहला, बाइकॉट साइमन कमीशन जो था उसका बहिष्कार करना। दूसरा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये 2 गोल रखे गए थे। ठीक है ना, तो अब आई होप कि मैप समझ में आ गया होगा आपको। फिर आते हैं ये दूसरा पॉइंट जो है बता रहा है, पूछ रहा है कि कौन सा पोजीशन कहाँ पे है। तो आपको बता दूं कि हीराकुंड जो डैम है वो आपको बता दूं कि यहाँ उड़ीसा में है। तो आप इसको मार्क कर लेंगे। दूसरा कह रहा है मुंबई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, यहाँ पे है दोस्तों। उसके बाद में राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है पंजाब के अमृतसर में, यहाँ पे। और नेक्स्ट जो है नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये दोस्तों कहाँ पड़ता है, ये यूपी में पड़ता है, नोएडा के पास में, यहाँ पे। तो आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपने सही किए होंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें और आप मिलान करें कि आपका उत्तर कितना सही है और कितना गलत है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।